हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कामेंग रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्लासगो ग्लेशियर को लेकर के, तो ग्लासगो ग्लेशियर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, आप सभी को पता है अर्थ के साउथ पोल के रूप में लोकेटेड है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक 100 किलोमीटर लॉन्ग बॉडी ऑफ आइस जो है वो काफ़ी स्पीडी नेचर में मेल्ट हो रही थी। उसके बाद में ग्लासगो मीटिंग होती है और एक ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट होती है, इस समिट के बाद में इस 100 किलोमीटर लॉन्ग आइस बॉडी को नेम दे दिया गया ग्लासगो ग्लेशियर के नाम से। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ग्लेशियर को किसी एरिया स्पेसिफिक के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके की स्ट्रेटजी, इस तरीके की पॉलिसी लास्ट 42 ईयर से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है वेस्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो वेस्ट पार्ट है, इसको गेट्स बेसिन के नाम से जानते हैं और इसको लेकर के कुछ रिसर्च हुई है, कुछ स्टडी हुई है। तो इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, उन्होंने ये स्टडी किया कि अंटार्कटिका का जो गेट्स बेसिन है वहाँ पर ग्लेशियर्स की एक चेन है और वो रेगुलर मतलब बहुत ही स्पीडी नेचर में वो मेल्ट हो रही है। अगर हम गेट्स बेसिन के 14 ग्लेशियर्स को रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देखें तो 1994 से 2018 के बीच में क्लाइमेट चेंज के कारण से ये जो ग्लेशियर हैं वो 25% तक ज़्यादा थिनिंग हो गए हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है ग्लासगो ग्लेशियर से रिलेटेड, अंटार्कटिका से रिलेटेड, जिसको हमने डिस्कस किया है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्रिक्स मीटिंग को लेकर के। इस साल जून 2022 में ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसको पार्टिसिपेट करने के लिए जो 5 कंट्रीज जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो इसके लिए ईजिली तैयार हो गए हैं। लास्ट ईयर भी इसकी मीटिंग हुई थी, जिसको इंडिया ने वर्चुअली हेल्ड करवाया था और जिसमें जो 5 मेंबर्स हैं, ऑल 5 मेंबर्स ऑफ ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में इशू देखने को मिला था और अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो दिल्ली की विजिट पर थे। उसके बाद में इंडिया जो है वर्चुअल समिट के लिए तैयार हुआ है। उन्होंने एग्री किया है कि हम अटेंड करेंगे इसकी जो वर्चुअल समिट है। और 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश देखने को मिला था गालवान वैली में, उसके बाद में ये पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें मतलब पहली ऐसा मीटिंग होगी जिसको चाइना होस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ अदर पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन होगा कि यूक्रेन के जो अटैक किया है रशिया ने, उसके बाद में पहली इस तरीके की मीटिंग हो रही है जिसमें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और जो रशिया है वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें ये इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि जैसे ही ब्रिक्स की मीटिंग कंप्लीट होगी जून 2022 में, उसके बाद में G7 जो कंट्रीज़ हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा और यूएस आते हैं, वो भी बेवेरियन आल्प्स में 26 एंड 28 मतलब 26 जून से 28 जून तक ये मीटिंग चलेगी G7 ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम बात करें ये बेवेरियन आल्प्स कहाँ है, तो ये जर्मनी में लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं कि किस तरीके से जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो अभी हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी ब्रिक्स की मीटिंग हुई। इसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया और इस मीटिंग में ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को लॉन्च करने की कोशिश की गई है। ओके, तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे, फिर G7 ग्रुप से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें इंडिया है, चाइना है, रशिया है और ये साउथ अफ्रीका है और फिर है ब्राज़ील। ब्रिक्स से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज इसमें हैं।
और इन कंट्रीज़ के जो नेम हैं उनके एक्रोनिम के बेसिस पर इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखा गया है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनिशियल टाइम में इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका की भी इंडक्शन होता है और उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स के नाम में चेंज हो जाता है। अगर हम इसमें एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का, जितने भी पूरे वर्ल्ड में लैंड सरफेस है उसका 26.7% जो है वो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है और वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 41.5% जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें से 4 पूरे वर्ल्ड में जो एरिया वाइज, अगर हम पॉपुलेशन वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो जो टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं बाई पॉपुलेशन और बाई एरिया वाइज, उसमें टॉप मतलब जो 4 कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील, चाइना, रशिया, इंडिया, ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं पॉपुलेशन के ऑर्डर में अगर हम देखें या फिर एरिया के ऑर्डर में हम देखें तो उन टॉप 10 में ये 4 कंट्री आते हैं। एक कंट्री साउथ अफ्रीका जो है वो टॉप 10 में नहीं आ पाता है। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं G7 कंट्रीज से रिलेटेड। G7 ग्रुप ऑफ 7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें G7 से रिलेटेड तो G7 1973 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो शुरुआती समय में यहाँ पर मिलते हैं। एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें कोऑर्डिनेशन के ऊपर कि जो भी ग्लोबल लेवल पर इश्यूज हैं जैसे ट्रेड के एरिया में, सिक्योरिटी के एरिया में, इकोनॉमिक्स के एरिया में, क्लाइमेट चेंज के एरिया में, इन सभी के सॉल्यूशन के रूप में हम कोऑर्डिनेशन करेंगे। इन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि हम कोऑर्डिनेशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। फिर 1997 में एक कंट्री रशिया जो है वो भी इसका पार्ट बन जाता है और इस ग्रुप को G8 के नाम से जाना जाने लग गया। लेकिन 2014 में रशिया को यहाँ से बाहर कर दिया गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको अपने अंडर कर लिया था, उसको एनेक्स कर लिया था। इसीलिए उसको रशिया को काउंटर करने के लिए रशिया को G8 ग्रुप से रिमूव करके दोबारा से जो ग्रुप है वो G7 के नाम से जाने लग गया। मतलब ऐसा नहीं है कि G8 अलग ग्रुप था, उसमें अगर रशिया को भी हम इंक्लूड करते तो G8 के नाम से था, लेकिन G7 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो एडिशन किया था रशिया का उसको बाहर कर दिया। ओके, मतलब G8 जो टर्म थी उसको रिप्लेस कर दिया गया। G7 जो है वो किसी ट्रिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, मतलब फॉर्मल तरीके से मीटिंग हुई थी, ऐसा नहीं है पहले कोई ट्रिटी साइन हुई फिर G7 जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट और ऑफिस नहीं है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो एनुअली बेसिस पर जो मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में रोटेट होती रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूक्रेन को लेकर के। यूक्रेन और रशिया के बीच में आप सभी को पता है रेगुलर कन्फ्लिक्ट चलता है। तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। फरवरी लास्ट में रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। बेसिक प्रोविज़न आपको पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटेंशन देखने को मिला जिसकी वजह से यहाँ पर इशू क्रिएट हुए थे। यहाँ का जो मारियापोल सिटी वहाँ पर भी रशिया ने अटैक किया है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर हम देखें तो रशिया चाह रहा है कि यूक्रेन यहाँ पर सरेंडर करे, लेकिन यूक्रेन की जो भी आर्मी है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बोला है कि डिस्कशन के थ्रू हम डेडलाइन की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन सरेंडर करना हम पसंद नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। ये जो आर्टिकल है वो जुडिशरी से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस साल में बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो जजेस हैं वो एक तरीके से रिटायरमेंट की तरफ जाने वाले हैं। मतलब अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34, उसमें से 32 जो जजेस हैं वो प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पर है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ से थोड़ा सा कम अभी हमारे जजेस की संख्या है। तो पहले ही जो कोर्ट में जो केसेस की संख्या है उसको लेकर के भी कुछ डाटा दे रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के स्टैटिक्स की अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2022 के पॉइंट पर तो 19% of them are not ready to be placed before a bench for judicial hearings as they have not completed the required preliminaries। मतलब अभी वो जुडिशरी के सामने भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको रखा नहीं गया है। 52,000 के लगभग केसेस ऐसे हैं जो एडमिशन मैटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 18,522 केसेज ऐसे हैं जिनकी रेगुलर हियरिंग चल रही है। बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिनको लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज है, ओके, इसके बेसिस पर यह बताया गया है कि अगर जो भी हमारे मेन
मैटर्स हैं या कनेक्टेड मैटर्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो टोटल 422 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर जो जजेस हैं वो रेगुलर रिटायरमेंट होंगे यहाँ पर, तो जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके थ्रू हम रेगुलर वर्क करें, जो स्ट्रेंथ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो ताकि जो भी जुडिशियल प्रोसीजर है उसमें पेंडेंसी देखने को ना मिले। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो है उन्होंने बार बार जो भी लॉयर्स की जो भी इश्यूज हैं उनको बार बार डिस्कस किया। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि जजेस को जजेस ही अपॉइंट करते हैं, इस तरीके का कुछ एक तरीके से जो भी स्टेटमेंट है वो मार्केट में फ्लो होते हैं। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी मतलब एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है जजेस की अपॉइंटमेंट में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीमेन जजेस प्रेजेंट टाइम में 4 हैं, लेकिन एक वीमेन जजेस वो इस साल अब रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, इंदिरा बनर्जी, और उनका जैसे ही एग्जिट होगा जो 4 स्ट्रेंथ अभी जो है वो 3 स्ट्रेंथ में आ जाएगी वीमेन जजेस में। ये चीज़ें वीमेन जजेस अभी 4 हैं, ये एक तरीके से एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है वीमेन की अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से हमें लग रहा है कि वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी जो हमारी जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कोविड को लेकर के। यहाँ पर बताया गया है कि कोविड के केसेस अगर हम दिल्ली NCR में देखें तो कुछ टाइम से दोबारा से हाइक देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के स्कूल्स में एडवाइजरी इशू किया गया है कि अगर केसेस आते हैं तो किस तरीके से उनको रेगुलेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर झारखंड की एक ट्रेडिशन है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि एक NGO है और उस NGO ने जो भी यहाँ पर लिव इन में जो रिलेशनशिप में जो यहाँ की फैमिली या फिर कुछ यहाँ की कम्युनिटी के जो लोग रह रहे थे उनको मैरिज का उन्होंने प्रपोजल रखा है, मैरिज ऑर्गेनाइज की गई है उनके लिए, ताकि जो वीमेन हैं उनके जो भी राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके। ओके, तो झारखंड में जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ झारखंड में बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर इस तरीके का जो इशू है वो देखने को मिलता है। वहाँ पर जो कम्युनिटी में जो मैरिज सेरेमनी है वो बहुत कम होती है, और इसका कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पॉवर्टी, लोगों के पास इतने पैसे इतने मनी ही नहीं होते कि वो एक फेस्ट क्रिएट कर सकें, एक सेलिब्रेशन क्रिएट कर सकें, और जो फूड है वो ऑर्गेनाइज कर सके सभी कम्युनिटी के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं, लिव इन ट्रेडिशन में रहते हैं, जिसके बेसिस पर जो वीमेन है उनको वो सारे राइट्स जो एक वाइफ को मिलते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए उनके खिलाफ में बहुत सारी एट्रोसिटीज़, बहुत सारे इशू जो हैं उन वीमेन के खिलाफ में रहते हैं। ये जो ट्रेडिशन है लिव इन की वहाँ पर झारखंड में, तो उसको लेकर के जब ये डिस्कशन किया गया तो उन्होंने बोला कि हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि जब भी कोई चाइल्ड जन्म लेता है तो उसके नाक और कान जो है वो पियर्स किए जाते हैं अगर वो वेडिंग प्रोसीजर के थ्रू वो चाइल्ड ने जन्म लिया है। लेकिन लिव इन प्रोसीजर के थ्रू, लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू अगर चाइल्ड जन्म लेता है तो उसको ये सारी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करवाई जाती है। मतलब आप देखिए कि इक्वलिटी जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो सोसाइटी में रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है ऐसी चाइल्ड को। और जो वीमेन होती है इस तरीके की रिलेशनशिप में जो वीमेन होती है उनको वाइफ की जो रिकॉग्निशन है वो कभी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनके जो राइट्स हैं उनको लेकर के भी हमेशा इशू बना रहता है। तो यहाँ पर एक एनजीओ जो है वो इस तरीके की मैरिजेस को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है, इसका एक सब्सिडरी है, उसके ये सभी मिलकर के यहाँ पर जो भी लिव इन रिलेशनशिप जो इशू है, जो ढुकू एक ट्रेडिशन होती है, इसी के अकॉर्डिंग ये लिव इन का प्रोसीजर जो है चलता है। तो यहाँ पर ऐसी मैरिज हुई हैं जिनको लगभग 30 ईयर्स 40 ईयर्स कंप्लीट हो गए उनकी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए, लेकिन मैरिज उनकी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी। ओके, तो यहाँ पर जो वीमेन की जो राइट्स हैं, जो चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं, उन सभी को अपील करने के लिए ये प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो ढुकू जो है, जो इसमें लिव इन रिलेशनशिप बिकम्स एक्सप्लॉयटेशन, इसको आप सर्च करोगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स है उसको आप डिस्कस करोगे। ओके, ये जो एनजीओ है ना, दीज मैरिजेज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ निमित्त,
ओके तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ये आप बता सकते हो, सोशल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, वीमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कम्युनिटी, ये झारखंड का ये जो एग्जाम्पल है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो कहीं पर भी, और इससे जो आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो है उसको फैच कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि इस साल जो मानसून है वो एवरेज लाइन पर रहेगा, अल नीनो का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 87 सेंटीमीटर की बात यहाँ पर रखी गई है। 99% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज 87 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो आईएमडी ने जो भी फोरकास्ट किया है कि मानसून इस बार इससे रहने वाला है, इसको लेकर के जब मानसून आने वाला हो, मतलब आप या तो लेट मई में या फिर अर्ली जून में जब केरला को हिट करे मानसून वेव्स, उस टाइम फोरकास्ट करना चाहिए। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पार्टिसिपेशन है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक तरीके से रिप्रेजेंट भी करता है रीजनल ऑफिसेज के रूप में वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो आईएमडी है उसको मानसून से पहले फोरकास्ट करने की बजाय जब मानसून आने वाला है उसके बेसिस पर यहाँ पर फोरकास्ट किया जाना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लाइमेट को लेकर के बातें हैं, वो और क्लियरली यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की जो हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर वाई नायडूम्मा, जो उन्होंने हमारे अगर हम देखें तो उनकी जो बर्थ है उसको सेंटेनरी ईयर है, उनका बर्थ का ये सेंटेनरी ईयर है डॉक्टर वाई नायडूम्मा का, जो पद्मश्री रिसिप्टेंट थे, नोटेड साइंटिस्ट थे, former director of Central Leather Research Institute चेन्नई एंड former डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सभी के पोस्ट के ऊपर उन्होंने काम किया था। यहाँ पर जब से पहले जो राइटर हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी। उन्होंने बोला है कि जो हमारी ह्यूमन, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो किस तरीके से एक नोमेडिक स्टेज में शुरुआती समय में हम जीते थे, फिर बहुत सारी सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें अगर हम बात करें इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ग्रीक, चाइनीज़, इंडस वैली, इन सभी सिविलाइजेशन के थ्रू इवोल्यूशन हुआ टाइम टू टाइम, और जो ह्यूमन है जो एक नोमेडिक लाइफ में हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल को रेगुलर करता था, फिर उन सभी में चेंजेस होता हुआ वो वन प्लेस पर अपने आप को सेटल करने लग गया। तो ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही। ओके तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जिस तरीके से हमने एक सिविलाइजेशन का प्रोसीजर को कंप्लीट करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया एक स्टेबल लाइफ के ऊपर, सेम इसी तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ओके तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि आने वाले टाइम में जो ह्यूमन है उसको टेक्नोलॉजिकल एनिमल के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके यहाँ पर राइटर ने डॉक्टर वाई नायडूम्मा ने जिस तरीके से लेदर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, उसको टेक्नोलॉजी साइंस का उसमें यूज़ किया, जो भी इश्यूज़ थे उन सभी को ख़त्म करके इंडिया को इस एक तरीके से इमर्जिंग नेशन के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था। सेम इसी तरीके से राइटर का ये बोलना है कि अदर सेक्टर जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम बेसिक प्रोविज़न में काम कर सकते हैं और उनके बेसिस पर बहुत सारा चेंजेस हम ला सकते हैं, उन सभी सेक्टर में हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसी तरीके से यूज करना है। उन्होंने ये बताया कि लेदर इंडस्ट्री में बहुत सारे कंसर्न थे लोगों के, लेदर इंडस्ट्री में जो भी कम्युनिटी जुड़ी हुई थी उनको बहुत सारे इशू देखने को मिलते थे, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई। जो टेनरी इंडस्ट्री में जो इश्यूज़ थे उन सभी को, जो प्रोफेशन था जिसमें जो भी डेड एनिमल्स की जो भी हाइड्स एंड स्किन्स को कलेक्ट किया जाता है ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के द्वारा, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया और इसमें जो भी इस प्रोफेशन में जो भी इश्यूज़ थे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। ओके तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो एक मेजर इशू था, तो स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड किया गया और इस जॉब को और ज़्यादा इंक्लूजन इसमें किया गया, जिसकी वजह से जो लेदर इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो डॉक्टर नायडूम्मा जो हैं उन्होंने सोशल चेंज के रूप में एक एजेंट के रूप में काम किया था। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं,
उनके बेसिस पर हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हर सेक्टर में इस तरीके से किया जाए कि जो भी प्रॉब्लम है उस सेक्टर की, उस प्रोफेशन की, उनको हम गाइड कर सकें, उन इश्यूज को हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पर राइटर ने जो एम वेंकैया नायडू है, उन्होंने फिर प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने भी रखा है कि हमने प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें बैंक अकाउंट्स खोले गए वीमेन के नाम पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन देने की कोशिश की, फैमिली में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज़ किया गया। इस तरीके की अदर इश्यूज के बारे में उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ओके तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन होना चाहिए हमारे बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर कोविड को लेकर के कुछ बातें बताई गई हैं कि WHO ने अभी कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के टू सब लीनिएजेस के बारे में बताया है, BA.4 एंड BA.5। उन्होंने बोला है कि किसी नेशन में कहीं पर ये जो स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएंट्स के कुछ केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ये बात रखी गई है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो केसेज और डेथ में स्पेसिफिक ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो कुछ एरिया स्पेसिफिक में ही इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे थे, नहीं तो केसेज और डेथ की जो संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है हर जगह। टेस्ट में भी हर एरिया में अगर हम देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। वैक्सीनेशन रेट की यहाँ पर बात बताई गई है, तो अदर जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 60% वर्ल्ड के सिटीजन जो हैं उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, लेकिन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर लगभग 16% लोगों को ही वैक्सीन की डोज मिल पाई है। तो ये जो भी गैप है वो हमें फिल करना होगा। साउथ अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशियना, ठीक है, वर्ल्ड, यहाँ पर कंप्लीटली एक डिस्कस किया गया है, जिससे ये लग रहा है कि हर एरिया में, हर ग्लोबली लेवल पर अगर हम देखें तो हर कॉन्टिनेंट में अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, लेकिन अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा लैक यहाँ पर शो हो रहा है। तो अफ्रीका में भी ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक एरिया में भी अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ये तो ग्लोबल पैंडेमिक है, इसकी वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी फिर इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जो ईडी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर काम करता है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो ईडी जब 1 मई 1956 को एग्जिस्टेंस में आया था इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के रूप में अंडर ये काम करता था। तो शुरुआती समय में एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसी के अंडर काम करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ईडी है वो मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक इन्वेस्टिगेटिव वर्क करने लग गया है, जिसमें PMLA एक्ट है, फेरा एक्ट है, इन सभी के अंडर वो अपना वर्क करने लग गया है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो ईडी है उसकी पावर्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके अंडर वो किस तरीके से अपना रेगुलेशन दे सकता है, जैसे कि आर्टिकल 48, 49 अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ अथॉरिटीज़ एंड अदर ऑफिसर्स, इन सभी की पावर है उनके पास में कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशन दी है, जिसके बेसिस पर हमारी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो वर्क कर सकती है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 22 पेज की अपनी रिपोर्ट रखी है, जिसमें 21 एरिया के ऊपर उन्होंने फोकस किया है कि किस तरीके से इंडिया में जो साइबर स्पेस को एक सेफ एरिया जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पब्लिक सर्विसेज का डिजिटलाइजेशन करना होगा, स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी जो है उनको फॉर्म करना होगा, तभी जाकर के ये इशू को हम सोल्व कर पाएंगे। इस रिपोर्ट ने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि हमें कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ISEA, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो ग्लोबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो हैं वो सिक्योरिटी में देंगे। मतलब ऐसे लोग यहाँ पर स्किल्ड गेन करेंगे जिनको सिक्योरिटी के एरिया में ही वर्क करना है। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है 2021 में अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म पालो आल्टो नेटवर्क्स ने एक रिपोर्ट रखी थी कि इंडिया में जो महाराष्ट्र है वो लास्ट टाइम में अगर हम देखें तो 42%
इंडिया में जितने भी रैंसमवेयर अटैक हुए उसमें 42% को फेस किया है महाराष्ट्र ने। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इंडिया इज अमोंग द मोर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रीजन फॉर हैकर ग्रुप एंड हेंस दीज हैकर्स आस्क इंडियन फर्म्स टू पे ए रैंसम यूजुअली यूजिंग क्रिप्टोकरेंसीज इन ऑर्डर टू रिगेन एक्सेस टू द डाटा, कि दोबारा आपको डाटा लेने हैं तो क्रिप्टो करेंसी में हमें पे कीजिए। और इंडिया में सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही इंडिया में जो रैंसमवेयर अटैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ग्लोबल एवरेज से भी 21% तक हायर देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, जिसमें सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सेक्टर में 26%, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 14%, पब्लिक सेक्टर में 9%। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में ये बोला गया है कि कुछ सेक्टर के हम पॉइंट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक सर्विसेज जो हैं उनका लार्ज स्केल पर हमें डिजिटलाइजेशन करना होगा। ओके, जो भी हमारे इनिशिएटिव है उनका हमें डिजिटलाइजेशन करना होगा। इवैल्यूएशन, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, रेटिंग ऑफ कोर डिवाइसेस, ये सभी प्रॉफिट के ऊपर, सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना होगा। डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं, देयर शुड बी मैपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ डिवाइसेज एंड प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड, transacting entities, payment flows, interfaces, data exchange, as well threat research and sharing of threat intelligence. Okay? अब इस रिपोर्ट ने कुछ बात बोली है कि जो बजटरी प्रोविज़न है, अभी हमारे एनुअल बजट में 0.25% तक मिनिमम अलोकेशन किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसको हमें 1% तक इंक्रीज़ करना होगा। इसके अलावा सेपरेट मिनिस्ट्री और एजेंसी हमें बनानी होगी। 15 से 20% तक आईटी टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाना होगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। अलग अलग जो हमें मिनिस्ट्रीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो इनके लिए डेवलप करने होंगे। जो भी यहाँ पर वर्क करेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए, उनमें हमें स्किल डेवलपमेंट करनी होगी। इसके लिए हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने होंगे जहाँ पर सर्टिफिकेट बेसिस पर इस तरीके की जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको स्किल उसको रिलेटेड दी जा सके। हमें साइबर डिप्लोमेसी के ऊपर काम करना होगा। इंडिया के जो ग्लोबल रिलेशन है उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा साइबर डिप्लोमेसी। इसके लिए गवर्नमेंट को, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, कि हमारे यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसके हम साइबर सिक्योरिटी में बेहतरीन तरीके से इंडिया काम करेगा। तो इसके लिए साइबर डिप्लोमेसी पर भी इंडिया को काम करने पड़ेगा। साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन जो है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसी तरीके से साइबर क्राइम को ख़त्म करने के लिए भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए। तो ये सारी प्रोसीजर जो है कंप्लीट करेंगे। और अभी बजट सेशन में डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे एमपीज़ ने क्वेश्चन पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि सेंटर की क्या प्लानिंग है इस पॉलिसी को लेकर के। तो इसका रिस्पांस दिया गया कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2021 जो है, जिस तरीके से नेशनल साइबर स्पेस की जो सिक्योरिटी इश्यूज है उनको एड्रेस कर रहा है, उसमें हालांकि उन्होंने डेडलाइन कोई नहीं दी थी, पर यह बोला था कि जल्दी हम टेररिज्म की थ्रू, जैसे साइबर टेररिज्म है या अदर इश्यूज हैं, ग्लोबली लेवल पर किस तरीके से इसको लेकर के निपटा जा रहा है, उसी तरीके से इंडिया भी अपना जो प्रोसीजर है उसको तैयार करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर पेज नंबर 10 पर चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में UAV अनमेंड एरियल व्हीकल जो है वो इंस्टॉल किए हैं। इस तरीके से हमें लगता है कि चाइना बॉर्डर एरियाज में जो भी इशू है उनको रेगुलर सॉल्व करने के लिए और उस एरिया में जो अपना रीचिंग पावर जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हमारी जो आर्मी है उसकी मीटिंग होने वाली है। हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज नरवणे, वो इसको लीडरशिप देंगे। आर्मी की जो मीटिंग होती है वो एवरी ईयर अप्रैल और अक्टूबर में होती है। इसमें जो भी इश्यूज हैं, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, उन सभी डिसीजंस को यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आज के लिए मंडे, आज मतलब 18 अप्रैल को जो टिकट जो हैं सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स के लिए जो भी टिकट्स हैं उनको फ्री रखा है, क्योंकि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। ऐसा ही वो 8 मार्च को जब इंटरनेशनल वीमेंस डे आता है उस दिन भी एंट्री फ्री होती है। इसके अलावा 19 नवंबर वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेशन जब होता है तब भी फ्री एंट्री रखी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में इसको बनाया गया था। अलेक्जेंडर कलंग इसके फाउंडर थे, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर
12 पर। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया की विजिट पर आएंगे। यूक्रेन जो इशू है उनको लेकर के डिस्कशन हो सकता है। अभी वो यूक्रेन की विजिट पर भी थे। बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको लेकर, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी ईजीली अवेलेबिलिटी है उन सभी को लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। वैक्सीन को लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। कोविड इश्यूज को लेकर के डिस्कशन यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया ने पाकिस्तान के लैंड रूट को यूज़ करते हुए अफगानिस्तान में कुछ एड एंड असिस्टेंस मींस वीट प्रोवाइड किए थे। अब यहाँ पर ये जो एड एंड असिस्टेंस के लिए जो भी रास्ता था, जो भी वे था, वो उसकी डेट 21 मार्च को एक्सपायर्ड हो गई थी। जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो एरिया प्रोवाइड किया था पाकिस्तान ने, उसकी डेट एक तरीके से खत्म हो रही थी 21 मार्च को। अब इसको कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने 2 महीने और दिए हैं इंडिया को कि आप हमारे लैंड रूट का यूज़ करते हुए अफगानिस्तान में और ज़्यादा एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। इंडिया जो है वहाँ पर वीट की अवेलेबिलिटी करवा रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशूज हैं। बहुत ज़्यादा उनको वीट ग्रेन्स की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। 50,000 टन्स ऑफ वीट जो है वो इंडिया ने और प्रोवाइड करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान ने 2 मंथ्स का यहाँ पर क्या कर दिया है, उनको एक तरीके से एक्सटेंडिशन यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, नॉर्थ कोरिया जो है वो रेगुलर अपने वेपन्स को मतलब कोशिश कर रहा है कि वेपन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। एक चीज़ जो है, इस तरीके से नॉर्थ कोरिया जो भी टेस्टिंग कर रहा है वेपन्स की, ये जो है वो यूएस, इसके अलावा चाइना, जो भी यहाँ पर रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक ओरिजिन जो भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी को यहाँ पर एक मेजर थ्रेट के रूप में ये इशू देखने को मिलता है। अल अक्सा मॉस्क्यू, वहाँ पर आप सभी को पता है, वहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनकी भी इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू है वहाँ पर। इसके अलावा जूज़ कम्युनिटी के भी इम्पोर्टेंट वहाँ पर प्लेसेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लेसेस देखने को मिलता है, और 17 पैलेस्टीन जो हैं उनकी यहाँ पर इंजरीज देखने को मिला है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।